दोस्तों, वेलकम। आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? एकदम जलसे में। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? आज का लेक्चर जो बेस्ड है वो मैग्नेटिक डायपोल के कंसेप्ट पे बेस्ड है। अभी तक हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखे हुए हैं कि कोई भी कॉइल अगर हमारे पास है, अगर उसके अंदर करंट का फ्लो हो जाए तो उस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जैसे हमने सोलेनॉइड में देखा था, राइट? तो सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका मैग्नेटिक डायपोल भी होता है और उसकी मैग्नेटिक डायपोल की मूवमेंट भी मुझे मिलती है। और वो हमको सीखने को मिला था टॉर्क वाला कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था उस पर्टिकुलर जगह पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मैग्नेट के साथ इस कॉइल को हम कनेक्ट करने वाले हैं। मतलब क्या कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है? अगर हाँ, तो वो कैसे कर सकती है और क्यों करती है? इसका जो आंसर है इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये बेसिक चीजें क्या है, देख लीजिए जरा। मेरे सामने मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रखा हुआ है आप सबके सामने कि व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट ड्रॉ किया हुआ है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर आ रही है, साउथ पोल के अंदर जा रही है, राइट? अब यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ना, ये खुद क्या है? मैग्नेटिक डायपोल है। ओके, क्यों मैग्नेटिक डायपोल है? डायपोल का मतलब होता है टू पोल्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मतलब मैग्नेट के टू पोल्स, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। तो ट्रेडिशनल सेंस में मैं बात करूं तो एक मैग्नेटिक डायपोल और कुछ नहीं होता, एक मैग्नेट होता है, राइट? तो मैग्नेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे सीखनी है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का साउथ पोल जो होता है वो मैग्नेट की सरफेस पे नहीं होता, मैग्नेट के अंदर की तरफ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। यू कैन सी दैट कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के अंदर की तरफ है। और टेक्निकली नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे LM से दिखाया हुआ है। ओके, और मैग्नेट की एक्चुअली फिजिकल लेंथ जो होती है उसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं उसको। तो ज्योमेट्रिक लेंथ जो होती है वो मैंने LG से दिखाया हुआ है। LM और LG में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो मैंने यहाँ पे ऊपर दिखाया हुआ है। LM इज इक्वल टू 5/6 LG। तो कोई भी जो मैग्नेट होता है ना, वो बेसिकली मैग्नेट कुछ इस तरह से होता है और इसी मैग्नेट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। लेकिन रूटीन के अंदर हम LM और LG को सेपरेट कंसीडर नहीं करते। हम रूटीन के अंदर इन दोनों की वैल्यू को ऑलमोस्ट इक्वल कंसीडर करके चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको कंपेयर करिए जरा इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ, तो यूल कम टू नो कि नॉर्थ पोल की कंपैरिजन पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ होगी और साउथ पोल की जो कंपैरिजन है वो नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर प्लस क्यू होता है, मैग्नेटिक डायपोल के अंदर नॉर्थ पोल होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर माइनस क्यू होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल के अंदर क्या होता है? साउथ पोल होता है। ओके, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ को हम अब तक हम क्या लेते थे? 2a जितना लेंथ लेते थे। तो वो 2a इज अल्टीमेटली लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल होता है और यहाँ पे LM और LG जो है वो हमारा मैग्नेटिक डायपोल का लेंथ है। अभी अगर मैग्नेट की बात आ ही गई है तो मैग्नेट के साथ जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? तो कोई भी एक मैग्नेट का एक पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दूसरे किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल या साउथ पोल को कितना स्ट्रांगली या वीकली अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उसके बारे में अगर आपको आइडिया चाहिए तो पोल स्ट्रेंथ से आइडिया मिलेगा। मैं उसका एक छोटा सा कंसेप्चुअल एस्पेक्ट में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए उसको। अगर मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, अब ये दूसरा मैग्नेट है, मेरे पास यहाँ पे दो मैग्नेट रखे हुए हैं, यू कैन सी दैट। और मैं अब यहाँ पे एक तीसरा मैग्नेट रख रहा हूं। तीन मैग्नेट है मेरे पास यहाँ पे। तो इस तीन मैग्नेट में क्या है? देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो डेफिनेटली आप जानते हो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने की वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। मतलब मान लो कि अगर ये मैग्नेट नंबर 3 है, वो मैग्नेट नंबर 1 को अपनी तरफ खींच रहा है, इस तरफ। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये मैग्नेट नंबर 3 को कौन खींच रहा है? मैग्नेट नंबर 1 खींच रहा है।
ओके, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट। सिमिलरली साउथ पोल को ये मैग्नेट भी अट्रैक्ट करेगा भी इस तरफ, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि ये मैग्नेट नंबर 3 जो है वो मैग्नेट नंबर 1 की तरफ जाएगा या मैग्नेट नंबर 2 की तरफ जाएगा, मतलब इफेक्टिव फोर्स किस तरफ ज्यादा लगेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। अब देखो, मैं यहाँ पे मैग्नेट नंबर 1 के लिए पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करता हूं P1 और इसके लिए -P1। पोल स्ट्रेंथ होती है प्लस और माइनस, जस्ट लाइक अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस Q और माइनस Q होते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर प्लस P1 एंड माइनस P1 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। दैट इज बेसिकली अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ नॉर्थ पोल इज पॉजिटिव और पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ साउथ पोल इज ट्रीटेड एज अ नेगेटिव। चलो यहाँ पे मैं पॉजिटिव P2 लेता हूं और यहाँ पे नेगेटिव P2। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव P3 और यहाँ पे पॉजिटिव P3। अब मैं सिंपल तरीके से आपको बता सकता हूं कि अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, मतलब पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट 1 की ज्यादा है, किससे? मैग्नेट 2 से, तो ऐसे सिचुएशन में 1 विल अट्रैक्ट 3 मोर। ओके, अगर P1 लेस देन P2 है तो क्या होगा? डेफिनेटली 2 विल अट्रैक्ट 3 मोर। मतलब ये तीसरा नंबर का जो मैग्नेट है वो 2 की तरफ जाएगा या 1 की तरफ जाएगा, वो डिसाइड कौन करता है? तो कि उस पर्टिकुलर मैग्नेट के पोल की जो ताकत होती है, जिसको हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो पोल स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि कौन सा मैग्नेट, मतलब मैग्नेट नंबर 3 वो 1 की तरफ जाएगा या 2 की तरफ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक डायपोल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको जस्ट आइडिया दिया, ठीक है? ये आइडिया आपको आगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो चीजें हैं उसको समझने के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये आइडिया यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया हुआ है। चलिए, अभी इसके बाद क्या करना है? तो हमको देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉजी। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉजी ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो उस फॉर्मूला को लेके आप मैग्नेटोस्टैटिक्स के फॉर्मूला या मैग्नेटिक्स के फॉर्मूला को आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मतलब आपको वो डिराइव करने की या प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों चीजें हैं वो एकदम आइडेंटिकल होती है और उसकी वजह से ये एनालॉजी यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इस एनालॉजी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने फोर्स पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू Q इंटू ई, राइट? तो ये फोर्स आपने पढ़ा हुआ है। अब मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये फोर्स कैसे लिखेंगे? तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये फोर्स कुछ इस तरह से लिखेंगे, F इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसका मतलब आप समझने की कोशिश करो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर मैंने दिखाया आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर काम जो प्लस Q और माइनस Q चार्ज करते हैं, मैग्नेटिक डायपोल के अंदर यानी मैग्नेट के अंदर वो काम कौन करता है? प्लस P एंड माइनस P, जो बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है, राइट? तो जस्ट रिप्लेस करना है अगर आप एक डायपोल से दूसरे डायपोल को, तो आप कौन सी क्वांटिटी के साथ रिप्लेस करोगे? इलेक्ट्रिक डायपोल में चार्ज और मैग्नेटिक डायपोल में क्या है? पोल स्ट्रेंथ। तो इन दोनों को क्या कर सकते हो आप? रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे Q की जगह पे पोल स्ट्रेंथ को रिप्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया। तो मतलब ये हो गया, ये फॉर्मूला मुझे मिल गया। ये फॉर्मूला क्या दिखाता है कि कोई भी एक मैग्नेट का पोल है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर्टिकुलर पोल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसका आइडिया ये देता है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन अभी सिर्फ आइडिया देने के लिए कि एक फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो दूसरा फॉर्मूला हम कैसे ला सकते हैं यूजिंग दिस एनालॉजी, वो हमको अभी सीखना है, ठीक है? चलो, अभी दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो कि कूलम्स लॉ है, हम जानते हैं। तो क्या करना होता है इसको मैग्नेटिक केस में कन्वर्ट करने के लिए? याद रखो, मैग्नेटिक केस में कन्वर्ट करने के लिए 1/एप्सिलॉन 0 को रिप्लेस करना पड़ेगा म्यू 0 से। तो अगर मैं 1/एप्सिलॉन 0 की जगह पे अगर यहाँ पे म्यू 0 लिखता हूं तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई। ओके, फिर Q1 Q2 की जगह पे क्या आएगा? पोल स्ट्रेंथ 1 पोल स्ट्रेंथ 2 आएगा और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आर कैप है तो यहाँ पे भी आर कैप आएगा। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला नंबर 2। इलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला पता है तो मैग्नेटिक वाला फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो फॉर्मूला नंबर 3 देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू Q इंटू
2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को लेके अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m को लिख सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय m। चार्ज को रिप्लेस करेंगे पोल स्ट्रेंथ से, लेंथ जो है वो तो वही रहेगा। मतलब यहाँ पे जो लेंथ है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ है और यहाँ पे जो लेंथ है वो मैग्नेटिक डाइपोल का लेंथ है। ठीक है, फिर नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 देखो, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला तो कि P क्रॉस E था, जहां पे P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करेंगे किससे, तो कि मैग्नेटिक फील्ड से। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको मिल गया M क्रॉस B। ओके, सिमिलरली नंबर 5 को देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर रख दो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसका फॉर्मूला था P डॉट E, आप जानते हो, माइनस P डॉट E। यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, U इज इक्वल टू माइनस M डॉट B होगा। चलो नंबर 6, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट A। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया कर दो तो क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक वाले फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो मैग्नेटिक वाले फॉर्मूला कैसे डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं, इसका मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। सिमिलरली ये 4 इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि 4 मैग्नेटिक डाइपोल आएगा, 4 मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर जो हमने फॉर्मूला इलेक्ट्रिक के केस में लिखे हैं वैसे ही हम मैग्नेटिक के केस में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब मैग्नेटिक डाइपोल की अगर कोई एक्सिस है, ऑन दी एक्सिस, मैं बताता हूं ये क्या है। ओके, ऑन एक्सिस, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं फिर एग्जैक्टली इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ऑन एक्सिस क्या होता है, तो कि बी पैरेलल। अब देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 को रिप्लेस करेंगे म्यू 0 से, फिर 2 P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां पे क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस होगा, R क्यूब आएगा और यहाँ पे माइनस M कैप आ जाएगा। ये ऑन एक्सिस हुआ। अब ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और ऑन इक्वेटर क्या होता है वो हमारा फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू 0 बाय 4 पाई, P की जगह पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R क्यूब और यहाँ पे आएगा, ये प्लस M कैप था और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस M के बाद यहाँ पे माइनस M कैप आएगा भी, ये प्लस था। ओके, ये प्लस था। चलो ये हो गया ऑन इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। चलो अभी तीसरा फॉर्मूला है, एट एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल, एट एंगल थीटा विथ डाइपोल। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक के केस में वो ई थीटा, यहाँ पे हो जाएगा बी थीटा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 की जगह पे म्यू 0 आएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई R क्यूब आएगा, अंडर रूट ऐसे ही आएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज गोइंग टू बी द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक वाले केसेस के फॉर्मूला अगर आपको दिमाग में है तो मैग्नेटिक वाले केसेस के फॉर्मूला आप कैसे डिराइव कर सकते हो। ओके, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया। ये मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, सिर्फ क्या क्या रिप्लेसमेंट करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करना होता है मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्लेस करना होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से, चार्ज को रिप्लेस करना होता है पोल स्ट्रेंथ से, और इसके बाद लास्ट चीज क्या थी, एप्सिलॉन 0 जो होता है उसको रिप्लेस करना होता है 1 अपॉन म्यू 0 से। तो बस इतनी चीजें आपके दिमाग में परफेक्टली रहनी चाहिए। ओके, अगर इतने रिप्लेसमेंट आपको दिमाग में है तो क्या कर सकते हो भैया, आप कोई भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। चलो ये क्यों कर रहे थे उसके बारे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उससे पहले क्या करना है, तो उससे पहले जरा देखिए ये केस देखिए, यहाँ पे यू कैन सी दिस फिगर। ये जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया है। मैग्नेटिक डाइपोल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस क्यू एंड माइनस क्यू होता है। अब ये देखिए ये पॉइंट है P
और यहाँ पे भी ये पॉइंट है P। तो ये पॉइंट P जो है वो ऑन द एक्सिस ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है, तो ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला से आपको मेंशन किया हुआ है। इट इज म्यू 0/4 2m अपॉन r क्यूब, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये दोनों कंपैरिजन करके हमने ये फॉर्मूला लिखे। ठीक है, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे पता था तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना दिया। अब देखो ये रेड वाला लाइन वर्टिकल एक्सिस, तो ये पॉइंट है मान लो Q, और यहाँ पे भी इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ Q। ठीक है, तो इस पॉइंट Q पे क्या है, Q इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो कि म्यू 0/4 m अपॉन r क्यूब, और यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन 0 p अपॉन r क्यूब। मतलब ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला अगर मुझे आता है तो उसको यूज करके मैं यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है R, तो उस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है, हमने चैप्टर 1 के अंदर सॉरी। तो यहाँ पे सेम पॉइंट R पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। तो यू कैन जस्ट कोरिलेट, जैसे मैंने ये बताया आपको, ये 4 चीजों को आपको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। बस 4 चीजों को रिप्लेस करके कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक केस का फॉर्मूला आप मैग्नेटिक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट इनिशियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनालॉजी कहते हैं इसको, मतलब इलेक्ट्रिक के फॉर्मूला पता है तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला पता चल जाएंगे बाय रिप्लेसिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो अब इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है गाइस। आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिए, यहाँ पे समझने की बात है। ये पर्टिकुलर चीज जो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, यू कैन सी दैट, तो सर्कुलर कॉइल एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है और वो सर्कुलर कॉइल जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। लेकिन कैसे करती है भैया मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव? अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइल की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एक मैग्नेट को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन सही में ऐसा कर सकते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मैथमेटिकल एविडेंस देके हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखो, यहाँ पे ये कॉइल है, ये कॉइल की एक्सिस है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये कॉइल की ज्योमेट्रिक एक्सिस है, और ये पॉइंट P जो है उस कॉइल की ज्योमेट्रिक एक्सिस पे है। अब कॉइल के अंदर आप देखिए करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो आप जस्ट करंट की डायरेक्शन में अपने स्क्रू को राइट हैंड से रोटेट कीजिए, देन यू विल फाइंड कि स्क्रू विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, स्क्रू इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर स्क्रू इस डायरेक्शन में मूव करता है, इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर कॉइल की वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, तो कि जिस डायरेक्शन में होगा, मैंने उस डायरेक्शन को यहाँ पे क्लियरली दिखाया हुआ है। और ये डायरेक्शन कैसे मिली, स्क्रू को करंट के साथ रोटेट करके मुझे ये डायरेक्शन मिली है। तो चलो मैं एक कॉइल लेता हूं जिसकी रेडियस R है, उसके अंदर N टर्न्स है। अब उस कॉइल की ज्योमेट्रिक एक्सिस पे एक पॉइंट P है जो x डिस्टेंस पे है, कॉइल से x डिस्टेंस पे पॉइंट P है। अब मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P सिचुएटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम अ कॉइल। ओके, उसका फॉर्मूला मेरे पास है, और वो क्या है, म्यू 0 Ni। अगर करंट फ्लो हो रहा है अगर यहाँ पे I जितना, तो यहाँ पे आएगा Ni रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P लाइंग ऑन एक्सिस, ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, वहां पे n जो है वो नंबर ऑफ क्या है, टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब अगर मान लो ये पॉइंट P बहुत ही दूर है, कहां से, कॉइल से। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इफ पॉइंट P इज वेरी फार फ्रॉम कॉइल, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं भाई, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r है तो इस फॉर्मूला को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1
मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, म्यू 0 ni r स्क्वायर अपॉन 2x³ हो जाएगा। क्यों भाई ऐसा हो जाएगा? क्योंकि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो r की वैल्यू तो बहुत छोटी होगी उसके कंपेयर में, तो हम क्या कर सकते हैं, x² प्लस r स्क्वायर में से r² को इग्नोर कर सकते हैं। और जैसे ही r² को इग्नोर करेंगे, मुझे जो फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा वो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है, राइट। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉइल। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देखो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर B इज इक्वल टू, मैं ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं, 4 पाई ni r स्क्वायर अपॉन 2x³। ओके, कुछ ऐसा हो जाएगा 4 पाई से ऊपर नीचे डिवाइड करने से। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो म्यू 0 अपॉन 4 पाई, 4/2 हो जाएगा 2 ni, और इसको मैं लिख सकता हूं पाई r स्क्वायर अपॉन x³। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 4/2 का 2 कर दिया, फिर ni ऐसे ही है और बचा क्या, पाई r स्क्वायर बचा। लेकिन अब देखिए अपनी कॉइल क्या है, सर्कुलर कॉइल है, उसकी रेडियस है r, तो सर्कुलर कॉइल की अगर रेडियस r जितनी हो तो ऐसी कॉइल के लिए एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पे पाई r स्क्वायर की जगह पे मैं एरिया को रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये 2 nia अपॉन क्या हो गया, x³ हो गया, है कि नहीं, 2 nia अपॉन x³, बिकॉज एरिया जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। चलो ये तो हो गया काम, बट हम जानते हैं ना कि इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको अपने इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, बट वी नो, बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल, कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है भाई, m इज इक्वल टू nia, कॉइल ऑफ n टर्न्स। n टर्न्स वाले अगर कॉइल है तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है nia। तो इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, therefore from 2 क्या लिख सकते हैं बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे म्यू 0/4 पाई है तो मैं म्यू 0/4 पाई लिखूंगा, फिर 2 है तो 2 लिखूंगा, nia को मैं क्या कहता हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल देता हूं, और नीचे आ गया x³, यू कैन सी दैट, ओके, नीचे आ गया x³, और ये फॉर्मूला मुझे मिला मैग्नेटिक फील्ड का। कहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ n टर्न्स। तो ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिला। अब देखो यार, ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला है। कैसे जाना पहचाना सा फॉर्मूला है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं इसको समझने के लिए। फिर से देखिए, ये है अपना मैग्नेट, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल है, और ये पॉइंट P है जो मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सिस पे है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन r³, और अपना आंसर जो क्या आया भाई, तो कि म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन x³। फर्क इतना ही है कि वहां पे डिस्टेंस मैंने r लिया है, यहाँ पे डिस्टेंस मैंने x लिया है, इसलिए अपने फॉर्मूला में क्या आता है, x आता है। बट ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू क्या है, तो कि मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उस फॉर्मूला के साथ ये परफेक्टली मैच होता है, यू कैन सी दैट। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, दिस फॉर्मूला, ओके, दिस फॉर्मूला परफेक्टली मैचेस, दिस फॉर्मूला perfectly matches with the formula magnetic field intensity on the axis of magnetic dipole, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल की जो एक्सिस है उस एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके फॉर्मूला से ये फॉर्मूला परफेक्टली मैच करता है। लेकिन उसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अपनी जो कॉइल है ना, वो कॉइल भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, लेकिन विथ वन कंडीशन। कौन सी कंडीशन, हमने x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r लिया है। मतलब अगर अपना पॉइंट P कॉइल से बहुत दूर है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कॉइल जो होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, hence when x is very very greater than r, that is point P is at large distance
फ्रॉम कॉइल, देन क्या होगा, देन कॉइल विल बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल इटसेल्फ, है ना, मतलब अपनी कॉइल जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन, राइट। ये फॉर्मूला हमको ये दिखाता है कि कॉइल जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। ओके, अगर कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगी तो क्या हो गया, देखते हैं। चलो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कॉइल है, ये पॉइंट P है विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉइल, ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, और अब ये कॉइल क्या कर रही है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है। अगर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है तो आप इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। आई कैन इमेजिन वन पर्टिकुलर मैग्नेट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। यहाँ पे एक मैग्नेट में इमेजिन कर लेता हूँ, चलो। ओके, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक मैग्नेट को इमेजिन कर लिया, देखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये मैग्नेट परफेक्टली इमेजिन हो चुका है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट के कहां पे आएंगे, वो मुझे कहां पे लेने पड़ेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कोई बता सकता है, आप इमेजिन कर सकते हो, आप जरा गेस करके रखिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहां पे होने चाहिए एग्जैक्टली। तो देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल लूं तो क्या हो जाएगा, फील्ड लाइन साउथ पोल के अंदर जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो उसके हिसाब से मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल लेना पड़ेगा और साउथ पोल लेना पड़ेगा। यू कैन सी नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकला, एंड ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की और नॉर्थ पोल से बाहर निकलने वाली डायरेक्शन वो परफेक्टली क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। यू कैन सी दैट। ओके, तो मतलब ये मैग्नेट आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। देखो, है नहीं, मैग्नेट है नहीं वहां पे, एक्चुअली ये कॉइल ही है। लेकिन अब हमने जो आंसर अचीव किया वो आंसर क्या था, तो कि देखो ये मैग्नेट की एक्सिस पे x जितने डिस्टेंस पे अगर पॉइंट P है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। तो मैग्नेट के लिए फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन हमने प्रूव तो किया इसको किसके लिए, कॉइल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। तो अगर मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल है तो कॉइल भी क्या हो गई, मैग्नेटिक डाइपोल हो गई। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, राइट। समझ में आया। अब इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अपने कंपेयर करते हैं। अगर मान लो मेरे पास ये मैग्नेट होता तो मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट को हम कैसे लिखते हैं, मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट को लिखना पड़ता P इंटू एल से। अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉजी में ये सीखा, देखो जरा ध्यान से वापस चलते हैं ऊपर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है Q इंटू एल, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है P इंटू एल। आप जानते हो अगर मैग्नेट होता, रियल मैग्नेट होता, तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को P इंटू एल लिखता, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट और P इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मैग्नेट। लेकिन अपने केस में यहाँ पे तो क्या है, कॉइल है, और कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है भाई, NIA होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। Hence PL is equal to NIA लिख सकते हैं, और इसके ऊपर से मुझे पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, पोल स्ट्रेंथ ऑफ कॉइल। ओके, पोल स्ट्रेंथ ऑफ कॉइल, टेक्निकली पोल स्ट्रेंथ कॉइल की होती ही नहीं है, पोल स्ट्रेंथ होती है पोल की, और वो भी मैग्नेटिक पोल की, और वो भी मैग्नेट के अंदर। लेकिन व्हाट वी सी इज कॉइल इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, तो फिर उसके लिए पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, NIA अपॉन नीचे आ जाएगा L। ये N अपॉन L, N इज द नंबर ऑफ टर्न एंड L इज द लेंथ, तो ये हो जाएगा स्मॉल NIA, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, ये स्मॉल n जो है वो क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बन जाएगा भाई, ये इसका वैल्यू होता है N अपॉन L। समझे कि नहीं समझे परफेक्टली भाई। तो ये कॉइल जो है इट इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो मिला वो मैग्नेट का फॉर्मूला और कॉइल का फॉर्मूला आइडेंटिकल मिला। तो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी आप समझो मैथमेटिकल अप्रोच से प्रूव किया कि कॉइल जो होती है ना
उसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है और वो भी एक मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वो क्या कर सकती है, बिहेव कर सकती है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल, राइट। तो ये हो गया सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, करंट कैरिंग कॉइल भी है और वो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं which is passing through the center of a coil and same way center of a magnet। अब ये पर्टिकुलर लाइन जो मैंने बनाई, मैं क्या कह सकता हूं, ये लाइन इज नथिंग बट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ मैग्नेट। इक्वेटोरियल लाइन पे अगर पॉइंट है कोई Q जितना, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिलेगा भाई, तो कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा μ0/4π m/r³। r क्या होता है, तो कि ये सेंटर से लेके पॉइंट Q तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, अपने r बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को अपने बोलेंगे r। तो ये r है अगर, तो ये b इज इक्वल टू μ0/4π m/r³ मिलेगा, ये पॉइंट Q। अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये जो पॉइंट Q है ना, दैट पॉइंट Q lies in where it lies actually, at which place it lies, so it lies in a plane formed by coil। can I talk like that? ये point Q जो है, that lies in a plane formed by coil। coil का जो plane होता है, उस particular plane के ऊपर अपनी कॉइल की जो एक्सिस है, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर एक्सिस पे अगर मुझे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आई कैन जस्ट राइट डाउन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला μ0/4π m/r³, वेयर m की वैल्यू कितनी होगी, तो कि NIA जितनी होगी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। तो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और क्या होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड, वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये जो चीज है उसके ऊपर से एक एम्पियर ने स्टेटमेंट दिया था, तो वो क्या होता है आइए समझते हैं। चलिए, इसके लिए अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। चलो, हमने क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले, हमने ये देखा कि करंट कैरिंग लूप है हमारा। करंट कैरिंग लूप में क्या होता है, करंट घूमता है सर्कुलर मोड में और सर्कुलेटिंग करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो वी हैव सीन दैट कि करंट लूप प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड और वो करंट लूप जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। अब स्टेटमेंट क्या था एम्पियर का, तो कि स्टेटमेंट ये था कि ऑल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स। हालांकि ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू नहीं है। क्यों कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिज्म को अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखने जाएं, मैग्नेटिज्म इज बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिज्म के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए, कंप्लीट डिटेल से अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो यू हैव टू स्टेप इनटू क्वांटम फिजिक्स। और उसमें आप जानते हो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, प्रोटॉन की स्पिन होती है, और उसकी स्पिन की वजह से वो अपने एक्सिस के आजू बाजू क्या करते हैं, घूमते हैं, स्पिन करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आता है और वो इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन मोशन होती है, उसमें सर्कुलेटिंग करंट नहीं होता। सर्कुलेटिंग करंट नहीं होता, फिर भी उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन हमको मिलता है। लेकिन वो क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना था, एम्पियर के पास उसका थोड़ा आइडिया नहीं था, इसलिए आज हम उसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट स्टेटमेंट था। तो अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ इतना देखा कि करंट कैरिंग कॉइल होती है, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से करंट कैरिंग कॉइल से बहुत ही दूर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ओके, वो आप ऐसे सिचुएशन में उस करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। अभी हमने देखा कि सर्कुलेटिंग करंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। एटम के अंदर भी कुछ ऐसा होता है। एटम के अंदर आप जानते हो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की ये जो सर्कुलेटिंग मोशन होती है न्यूक्लियस के आजू बाजू, उससे भी मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं, वो r जितनी रेडियस वाले सर्कुलर लूप में
घूमता रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट क्रिएट होगा वो करंट हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट इज बेसिकली अ कन्वेंशनल करंट। तो अभी ये करंट की वैल्यू पहले निकालते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है r जितनी रेडियस के अंदर सर्कुलेशन करता है तो ऐसे सिचुएशन में करंट कितना क्रिएट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूं। द करंट क्रिएटेड बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, आई जो होता है वो बेसिकली हम जानते हैं आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, राइट। चार्ज अपॉन टाइम होता है, Q by T, यू नो इट वेरी वेल। अब ये T क्या है, T इज द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर सर्कुलेटिंग पाथ। वो जो सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के अंदर इस इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो इस टाइम पीरियड के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिए। टाइम पीरियड को आप लिख सकते हो T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। T is equal to 2 pi upon omega, where omega is the angular speed of electron in that particular orbit। तो Q upon 2 pi by omega हो जाएगा ये। इसके ऊपर से मुझे क्या मिलेगा, इट इज Q ओमेगा अपॉन 2 pi मिल जाएगा। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू V अपॉन R लिख दूं तो क्या मिल जाएगा, करंट का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा Q अपॉन 2 pi, और ओमेगा की जगह पे मैंने V अपॉन R यहाँ पे लिख दिया, V अपॉन R। ओके, वेयर V इज व्हाट, वेयर V जो होता है दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, ये ऑर्बिटल स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने करंट का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके रखा हुआ है। चलिए, ये मेरे पास करंट का फॉर्मूला मुझे मिल चुका है। नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसकी अगर मुझे निकालनी है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है भाई, I इंटू ए होता है। वैसे NIA होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्बिट है, मतलब एक लूप है। एक लूप की वजह से यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो m इज इक्वल टू I इंटू ए हो जाता है। करंट का जो वैल्यू हमने निकाला, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मुझे Q की जगह पे क्या लिखना चाहिए भाई, हर जगह पे जहां जहां पे भी Q आता है वहां वहां पे मुझे E लिखना चाहिए। यहाँ पे भी E लिखना चाहिए, यहाँ पे भी E लिखना चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे E लिखना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रॉन है ये, इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E। तो करंट का फॉर्मूला जो आया मैं यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज EV अपॉन 2 पाई R, और एरिया जो होता है वो सर्कुलर पाथ का, वो सर्कुलर पाथ का जो ऑर्बिट का एरिया हो जाएगा, दैट एरिया इज बेसिकली पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, m का वैल्यू मुझे मिल चुका है, m इज इक्वल टू पाई पाई और r r कैंसिल हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, EVR बाई 2। ये हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इनसाइड द ऑर्बिट। ओके, तो इसको भी हम थोड़ा बहुत अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आइए नीचे चलते हैं थोड़ा। देखिए, फॉर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने अभी जो लिखा वो था बेसिकली क्या था भाई, देखो EVR अपॉन 2 था, यू कैन सी दैट EVR अपॉन 2, राइट। अब मैं क्या करता हूं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ E को M से डिवाइड कर देता हूं, 2M से नहीं बट M से डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, VR तो है लेकिन उसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, MVR हो जाएगा, बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने M से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, यू कैन सी दैट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, और तो दिस कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू E अपॉन 2m, और यहाँ पे आ जाएगा MVR। और MVR क्या होता है, MVR होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो मैं यहाँ पे m इज इक्वल टू E बाई 2m, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं L। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं L, वेर ये जो L है दैट इज MVR है, एंड MVR इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट मुझे यहाँ पे मिल चुका है। देखिए, अब मेरे पास ये इक्वेशन आ चुका है, यू कैन सी दैट। अभी इस इक्वेशन को मैं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊं
तो कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में अगर इस इक्वेशन को लिखना है तो देखो, इन वेक्टर फॉर्म दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, मैं यहाँ पे m लेता हूं। अब वेक्टर फॉर्म में है तो मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो नेगेटिव है उसको कंसीडर करना पड़ेगा और यहाँ पे L लेना पड़ेगा। ये L वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर हो गया। और इस फॉर्मूला से हमको क्या पता चलता है, देखिए ये M वेक्टर और L वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, दिस इंडिकेट्स दैट M वेक्टर एंड L वेक्टर आर ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। इसको अपने बोल सकते हैं M वेक्टर और L वेक्टर एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम आर ऑपोजिट टू ईच अदर, है ना। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो माइनस नहीं लिखते, और माइनस नहीं लिखते तो वहां पे फॉर्मूला में माइनस अपीयर नहीं होता और M और L सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखेंगे कि इफ चार्ज वुड बी पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ M वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। समझे? तो जो भी कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलेटिंग पाथ पे घूम रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से मिलने वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और उसका एंगुलर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में मिलेगा पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, जैसे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। ओके, नाउ क्या, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिक्स को ऐड किया जाता है। देखिए, now we have this formula with us, magnetic dipole moment of electron in orbit। वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने क्या लिखा, m is equal to e upon 2m into L। यहाँ पे ये जो e by 2m रेशियो है उसको कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, और उसका वैल्यू होता है 8.8 into 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। ओके, सीजीएस में नहीं, एमकेएस में ये वैल्यू है। एमकेएस में होगा 8.8 into 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम, इसका वैल्यू हो जाएगा। नाउ फ्रॉम बोर्स हाइपोथेसिस, बोर की हाइपोथेसिस अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि बोर की हाइपोथेसिस क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन ऐसी ही ऑर्बिट में घूम सकता है जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम L वो h/2π के इंटीजर मल्टीपल में हो। इसका मतलब है कि L इज इक्वल टू NH/2π है। ऐसी ऑर्बिट में ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने क्या करते हैं, इक्वेशंस को नंबर देते हैं यार। चलो इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं कि जरूरत पड़ रही है हमको यहाँ पे। इस इक्वेशन को अपने क्या दे देते हैं, नंबर 2 दे देते हैं, और ये इक्वेशन अपना नंबर 2 ही है। ओके, तो अब क्या करेंगे, L इज इक्वल टू NH/2π की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मुझे मिल जाएगा कुछ ऐसे, M इज इक्वल टू E/2m, और L की जगह पे अपने क्या लिखेंगे, NH/2π लिख देंगे। ठीक है, वेर ये n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसकी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चलो ये जो फॉर्मूला मिला उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हेंस m का वैल्यू क्या हो जाएगा, NEH/4πm, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NEH/4πm मिल जाएगा, राइट। अब for n is equal to 1, that is basically फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बोले तो, ओके, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है उसका फॉर्मूला हो जाएगा EH/4πm। इसको बेसिकली बोला जाता है म्यू L, और ये म्यू L क्या है, वैल्यू ऑफ म्यू L इज नोन एज व्हाट, बोर मैग्नेट्रॉन, इसको कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे L मैंने नीचे क्यों लिखा भाई, कि L इसलिए लिखा है कि हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अचीव कर रहे हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से है, स्पिन की वजह से नहीं है। ओके, एज
मैग्नेटिक मोमेंट और अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट डिराइव्ड हियर इज ड्यू टू व्हाट, ऑर्बिटल मोशन of electron. We can call it as orbital magnetic moment, and L in a subscript indicates this. ये सबस्क्रिप्ट में जो L है वो यही इंडिकेट करता है, ठीक है। अब चलो, अब यहां पे हम देखते हैं नाउ m का वैल्यू कितना है, या फिर अपने म्यू L बोलते हैं उसका वैल्यू कितना है, EH अपॉन बेसिकली क्या है 4 पाई m है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा कितना होगा भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके, इतना चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के पास। प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.625 इंटू 10⁻34 MKS में अगर वैल्यू लिखे तो, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे भाई 4 पाई क्या होता है 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31। अगर आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर मिल जाएगा आपको। सो दिस इज दी बेसिकली मिनिमम वैल्यू, इसको आप मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही लिख देता हूँ। चलो, दिस इज म्यू एल की ये मिनिमम वैल्यू है, ओके, ये म्यू एल की जो है वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू है, और ये मिनिमम वैल्यू का जो आंसर आया मेरा फाइनल वैल्यू मिला मुझे म्यू एल मिनिमम, वो क्या मिला 9.27 इंटू 10⁻24। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन, ओके, ये बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू आपको मिला। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर अबाउट दिस बोर मैग्नेट्रॉन गाइस। समझ में आया परफेक्टली बोर मैग्नेट्रॉन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, और सॉरी बोर मैग्नेट्रॉन का मिनिमम वैल्यू नहीं बट मैग्नेटिक डायपोल का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, और ये मैग्नेटिक डायपोल का मिनिमम वैल्यू है उसको कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू होता है, राइट। अभी इसके ऊपर से एक लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूं इस पर्टिकुलर लेक्चर की। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, मैं नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ, चलो इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व करता है, यू कैन सी दैट, ये उसका सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ये उसका सेंटर है और ये हो जाएगा उसका रेडियस आर। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, लेट अस अज्यूम, और करंट उसकी वजह से क्या होगा, आई जितना करंट क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब इस करंट के क्रिएट होने की वजह से कैन वी कैलकुलेट अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट। आप जानते हो ऑर्बिट के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, तो अगर हम कोई पूछे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो क्या करें, तो कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट क्या लिखा जाएगा बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी सर्कुलर रिंग होती है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2r, ओके, ये उसका फॉर्मूला है। आई की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखी थी, क्या डिराइव करके रखी थी, फिर से उसको एक बार देख लो, चलो यू कैन सी दैट ये इक्वेशन 1 जो दिख रहा है वहां पे आपको आई की वैल्यू है EV/2πr, तो ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे रख देता हूं। देयरफॉर बी का वैल्यू क्या मिलेगा, μ0/2r हो जाएगा, और ये हो जाएगा EV/2πr, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट मिलेगा, और उसका फॉर्मूला होगा μ0EV/4πr², यू कैन सी दैट। अब देखो ये इसका मतलब क्या है कि हर एक न्यूक्लियस पे यानी ऑर्बिट के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस पे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मूविंग इलेक्ट्रॉन इतना होगा। तो देखिए ये ऐसा हर बार नहीं होगा, ये सिर्फ एक डेमोस्ट्रेटिव अप्रोच है। क्यों है ऐसा डेमोस्ट्रेटिव अप्रोच है भाई, हर बार क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग
प्लेन में अलग अलग रेडियस के साथ वो घूमते रहते हैं। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट ढूंढना पड़ेगा और उस करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना पड़ेगा और उसका सारा क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मान लो सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप बोले कि उस ऑर्बिट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो मुझे बताइए, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। और यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को क्या मिलती है, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पीड के प्रोपोर्शन में होता है। वेलोसिटी जिस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होगी उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शन में भी है। मतलब अगर रेडियस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। और ये दोनों एक ही चीज बताते हैं, आप समझ जो कि अगर रेडियस है छोटी है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ लगने वाला पुल, न्यूक्लियस की तरफ लगने वाला पुल ज्यादा होगा और उसकी वजह से क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होने की वजह से mv²/r भी ज्यादा होगा और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये दोनों एक ही चीज है। कौन सी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो कि जिसकी रेडियस कम होती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में है और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होंगे उसकी ऑर्बिट छोटी होगी और वो छोटी ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं एट द सेंटर। आई होप कि ये पर्टिकुलर चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर को दोस्तों अपने खत्म करते हैं। आई होप इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप सबको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरी है तो आप हमेशा मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।